everyone, welcome to Gyan Achievers. I'm Shalini Sharma in front of you and let's start Spearman ranks correlation. तो लास्ट के अंदर हमने coefficient of determination, coefficient of non determination का कैलकुलेट करना सीखा था और आज हम कर रहे हैं स्पीयरमैन का रैंक कॉरलेशन। तो ये 1904 के अंदर बाय प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इस ये बेस्ड किस पे है? क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा मींस न्यूमेरिकल पे, ठीक है, न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रैंक्स को यूज करता है अदर देन एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, कि इसके अंदर रैंक्स का यूज होता है। तो इसका मेन फीचर आप ये कह सकते हो कि जहां पे रैंक्स है वहां पे हम रैंक कॉरिलेशन, स्पीयरमैन का जो रैंक कॉरिलेशन है उस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कॉरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर निकालना हो बिटवीन टू सीरीज ऑफ रैंक्स, टू रैंक्स की अगर सीरीज है और उसके बीच में अगर हमने कॉरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो वो हम किसकी हेल्प से? रैंक कोएफिशिएंट कॉरिलेशन। तो उसको हम क्या बोल देंगे? रैंक कोएफिशिएंट कॉरिलेशन बोल देते हैं। क्लियर है? अब रैंक कोएफिशिएंट कॉरिलेशन को निकालने का मेथड क्या है बच्चे? जो कार्ल पियर्सन था उसको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया था, जबकि जो रैंक कोएफिशिएंट कॉरिलेशन को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस एन। क्लियर है आपको? अब डी क्या होगा? डी जो है वो डिफरेंस होगा रैंक्स का। आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी, उससे आपको एग्जाम्पल के से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस एन। इसको अदर वे से कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर का होल कर दिया। यहाँ पे बच्चे मैंने 1 माइनस को अलग किया, इसके नीचे मैंने ओवर नहीं किया है, बट यहाँ पे मैंने सारे ओवरऑल के नीचे बार लगाया है अपॉन में एन इंटू में एन स्क्वायर माइनस। आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो बनेगा ये यही एन क्यूब माइनस एन ही बनेगा, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ये है। इस ओरिजिनल फॉर्मूला को हमने कुछ चेंजेस करके ये फॉर्मूला बना दिया। क्लियर हो गया आपको कि क्या होगा? अब एक पॉइंट आपको बताना था कि रैंक्स है 4, 3, 6, 2 है। अब इसमें कोई भी सीरीज रिपीट नहीं हो रही। हमें पता है पहले 2 आएगा तो हम इसको 1 रैंक दे देंगे, फिर 3 तो 2 रैंक दे देंगे, इसको 3 रैंक दे देंगे और इसको 4 रैंक दे देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इस सीरीज के अंदर ही रिपीट होता है, ठीक है, रेपिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल 4 काफी टाइम के लिए आ गया, जैसे 4 4 आ गया। अब इसमें हम किसको रैंक दें? 3 इसको रैंक दें, इसको दें या इसको दें? ठीक है, कौन सी डाटा को हम थर्ड रैंक दें? तो इट मीन व्हेन मोर देन 1 रैंक्स, जब एक से ज्यादा रैंक्स हो जाती है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? सेम है, बस माइनर सा डिफरेंस है। 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1 बाय 12 है, 1/2 नहीं है यहाँ पे, 1/12 इंटू में m क्यूब माइनस m। ये क्या है? जो रैंक्स आपकी मोर देन 1 टाइम आ रही है, जितनी बार जो रैंक आएगी। ये तो 4 4 था, मान लीजिए 3 भी आ रहा है, मान लीजिए 6 भी आगे बहुत बार आ रहा है। तो जो वैल्यूज आ रही है बार बार मैनी टाइम्स आ रही है, उसको हम m से डिनोट कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया कि जब मोर देन 1 रैंक्स होती है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं और ये पूरे के नीचे है, सिर्फ यहाँ 1 माइनस अलग से रहेगा, बाकी ये सारे का सारा आपका इसके नीचे ओवरऑल बाय लग जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा स्पीयरमैन रैंक्स कॉरिलेशन। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, उसके अभी मैं आपको पूरा थ्योरी पॉइंट समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको 1 से 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ आपको स्पीयरमैन रैंक कॉरिलेशन समझा दूंगी। अब फीचर्स हैं, फीचर्स रैंक कॉरिलेशन की। उसके अंदर फर्स्ट वन है कि इट इज बेस्ड ऑन रैंक्स। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमें गिवन भी है तो हम उसको पहले रैंक्स में चेंज करेंगे। अगर हमें ऑलरेडी रैंक्स गिवन है तो हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इट बेस्ड ऑन रैंक्स। नेक्स्ट वन है इट इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। बच्चे अभी आपके आएंगे आगे काई टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, तो ये पैरामीट्रिक कौन से हैं, नॉन पैरामीट्रिक कौन से हैं,
वो हम सारा डीपली स्टडी करेंगे। जैसे कार्ल पियर्सन था, वो क्या था, पैरामीट्रिक टेस्ट था, ठीक है, मैंने आपको डिस्कस किया था। वैसे ही जो रैंक कॉरिलेशन है वो क्या है, एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि हमने इस बेस पे पॉपुलेशन को ड्रॉ करना और उस पॉपुलेशन में से ही हमने सैंपल्स को ड्रॉ करना, तो कोई स्ट्रिक्ट अजम्पशंस नहीं है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। बाकी डीपली की पैरामीट्रिक क्या है, नॉन पैरामीट्रिक क्या है, ये आगे टेस्ट आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मास्टर्स के लिए, नेट लेवल के एग्जाम्स के लिए, तो वो हम उस टाइम पे स्टडी करेंगे। हमने समीशन ऑफ डी निकाला था 1 माइनस समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस एन। बच्चे यहाँ पे मैंने आपको डी का स्क्वायर करवाया है, लेकिन ये कह रहा है कि समीशन ऑफ डी की वैल्यू इज ऑलवेज 0, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है माइंड में बच्चों के कि मैम अगर डी की वैल्यू 0 ही होगी है तो फिर आप यहाँ पे तो सारा 0 बन गया। ये स्टूडेंट्स डी का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि दिस इज द समीशन ऑफ डी, नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम समीशन ऑफ डी निकालेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे हमने dx फिर dx का स्क्वायर किया था, ओके। तो अब ये भी इसकी सेम इंटरप्रिटेशन लाइक ए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन है। जैसे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन के अंदर लाई करती थी वैल्यूज -1 और +1 के अंदर, सेम एज इट इज रैंक्स के अंदर लाई करती है -1 एंड +1 के अंदर। तो मींस जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी -1 के, बट लेस देन या इक्वल टू होगी 1 के। क्लियर हो गया कि रैंक कॉरिलेशन भी आपका हमेशा -1 से +1 में ही इसका आंसर आएगा। अगर मान लीजिए इससे लाई आंसर क्रॉस हो रहा है तो आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। नेक्स्ट वन है कि अब ऑब्जर्वेशन क्या है, यूजेस क्या है इसके। तो जहां पे भी आपके नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन फेयरली स्मॉल हो, मींस लेस देन 30 हो, वहां पे हम रैंक कॉरिलेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। और ओरिजिनल डाटा अगर हमारा रैंक्स के फॉर्म में है तो आपने बिना कुछ सोचे समझे रैंक कॉरिलेशन को यूज कर लेना है, उससे हमारे पास कॉरिलेशन की वैल्यूज आ जाएगी। अब पॉइंट आता है कि कब हमने रैंक कॉरिलेशन, हमने बोल दिया ना कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है लाइक कार्ल पियर्सन है, तो वो कह रहे हैं कि किस टाइम पे हमने रैंक कॉरिलेशन को प्रेफर करना है एज ए कंपैरिजन टू कार्ल पियर्सन। तो एक तो फर्स्ट पॉइंट ही है कि जब हमें रैंक्स गिवन हो, ठीक है, जब रैंक्स गिवन होगी तो हमें रैंक कॉरिलेशन यूज करना है एज ए कंपैरिजन टू कार्ल पियर्सन, ठीक है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल ना हो, क्योंकि आपको ध्यान होगा कार्ल पियर्सन में मैंने आपको बोला था कि कार्ल पियर्सन में आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा हमेशा नॉर्मल होता है, बेल शेप्ड होता है। जब बेल शेप्ड होगा तो हम कार्ल पियर्सन का यूज करेंगे, बट जब बेल शेप्ड नहीं है, नॉर्मल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम रैंक कॉरिलेशन का यूज कर देंगे। और जब हमें बिहेवियर जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो हमें नहीं मालूम है, ठीक है, कि वेदर इट इज पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक या हमें बिहेवियर डाटा का नहीं पता है, तो हम रैंक कॉरिलेशन को यूज करेंगे। ओनली क्वालिटेटिव डाटा गिवन, नॉट एक्चुअल डाटा। अब आप मुझे कहोगे कि मैम आपने तो स्टार्टिंग में मुझे क्वांटिटेटिव बोला था ये मेथड। बच्चे क्वालिटेटिव डाटा फॉर एग्जांपल ब्यूटी, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, जब ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वहां पे वो रैंक्स देते हैं कि ये नंबर 1 पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, तो वो उन्होंने क्या दिया, रैंक्स दिया कि ये रनर अप है, ये विनर है, तो वो रैंक्स दे रहे हैं ना। तो उन्होंने क्वालिटेटिव डाटा को किसमें शिफ्ट कर दिया, क्वांटिटेटिव में विद द रैंक्स, ठीक है, रैंक्स की हेल्प से। तो वो अब डाटा किसमें चेंज हो गया, क्वांटिटेटिव में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया कि रैंक्स, ठीक है, कि क्वालिटेटिव डाटा को हमने रैंक्स में शिफ्ट किया और उसके बाद हमने इधर रैंक कॉरिलेशन को प्रेफर कर दिया है। क्लियर हो गया आपको कि कब हमने प्रेफरेंस देनी है रैंक कॉरिलेशन को। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ, आई होप आपको उस एग्जांपल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आपके सारे जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट दे रखा है, उसके अंदर हमें रैंक्स गिवन है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें रैंक्स नहीं गिवन होती है, तो वो हमने रैंक्स खुद निकालनी पड़ती है। तो उनको निकालने के लिए चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर
दीजिए, ठीक है। ऐसे ज्यादातर हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही डाटा को कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि 2 जजेस हैं किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के, उन्होंने रैंक दिया एंट्रीज एज फॉलोज। तो ये देख लीजिए, एक्स है 1 2 3 4 5, ये रैंक्स दे दी है उन्होंने, और वाई को दे दी है इधर 5 4 3 2 1। अब हमें फॉर्मूला हमें मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस एन। एन तो है मेरे पास, कितना 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का क्यूब कर देंगे और माइनस 5 कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले डी चाहिए। डी कैसे निकलता है, R1 माइनस R2, रैंक्स का डिफरेंस होके हमारा R1 माइनस R2 से निकल जाएगा। तो रैंक्स फर्स्ट गिवन है 1, सेकंड है, ये हमें ऑलरेडी रैंक्स गिवन है, इसलिए हमें इसको रैंक में कन्वर्ट करने की नीड नहीं हुई। तो ये देखिए 1 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 4, 2 माइनस 4 माइनस का 2, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 1 4, ठीक है। अब मैंने आपको एक जगह ये बोला था कि समीशन ऑफ डी की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, यहाँ पे समीशन ऑफ डी की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है, 0 ही आ गई है, ठीक है। तो ये भी मैंने प्रूव करवा दिया आपको। अब हमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला समीशन ऑफ डी स्क्वायर। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर बच्चे निकाल लीजिए, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ऐड कर लीजिए 16 और 16 32, और 4 और 4 8, कितना हो गया 40। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 40। ओके, अब हम इसे फॉर्मूला में कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास इधर 40 अपॉन में एन क्यूब, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, 125 माइनस 5, सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 6 4 जो 24, 240 अपॉन में 125 में से 5 को आप डिडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 120, 12 2 जा 24, 1 माइनस 2, इट मीन्स आंसर आ गया यहाँ पे -1। अब बच्चे -1 आ गया तो कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा, नेगेटिव कॉरिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा कि इसके अंदर जब -1 होता है तो हम हायर नेगेटिव बोल देते हैं, +1 होता है तो हम हाई पॉजिटिव बोल देते हैं। तो ये -1 आया तो आप कह दोगे कि इस ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा के अंदर हाई नेगेटिव कॉरिलेशन। समझ आ गया आपको कि ये था कि जब रैंक्स हमारे पास नॉर्मल है, जब रैंक्स सिंपल, कोई भी रैंक रिपीट नहीं थी, ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्वेश्चन को कर दिया। अब पॉइंट आ जाता है कि जब आपकी रैंक्स रिपीट हो रही हो, आपका डाटा जो है वो मोर देन 1 टाइम है, तब आप डाटा को कैसे सॉल्व करोगे। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझा देती हूँ। लेट्स स्टार्ट। हमें वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, वेट स्टूडेंट्स, कि जब इक्वल या टाई रैंक्स हो तो हमने कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय मींस ऑफ रैंकिंग मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग, और हमें यहाँ पे डाटा गिवन है। लेट्स स्टार्ट। एक्स की वैल्यू है 15 10 20 28 12 10 16 18। इसी तरह से सेम हमें y की वैल्यूज गिवन है, वो कितनी है 16 14 10 12 16 14 10 12 11 15 11 15 18 18 एंड 12। अब
बच्चे ध्यान से समझिएगा, इसको हमने रैंक्स दे लिए हैं। इधर हम नाम दे देते हैं R1 का और इसको नाम दे देते हैं R2 का। सबसे स्मॉल वैल्यूज आप देखिए कौन सी है इसके अंदर सबसे स्मॉल वैल्यू है हमारी 10। ठीक है, अब या इसको चाहे आप असेंडिंग में कर लो चाहे डिसेंडिंग में कर लो, वो कोई इश्यू नहीं है। तो चाहे अब 10 से भी लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं आपको अब डिसेंडिंग से समझा देती हूँ। सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी 28, तो 28 को मैंने रैंक दे दिया 1। उसके बाद 28 से स्मॉल कौन सा है हमारे पास 20, तो उसको दे दो आप 2 रैंक। नेक्स्ट वन 18 को दे दिया 3rd रैंक। उसके बाद 16 को दे दिया 4th रैंक। उसके बाद 15 उसको दे दिया 5th रैंक, और 12 है उसको दे दिया 6th रैंक। अब आ गया 10 और यहाँ पे भी 10 है। अब एक को हमें देनी है 7th रैंक और एक को देनी है 8th रैंक। अब किसको 7 दे किसी को 8 दे, तो उसके लिए एक सिंपल सा पॉइंट है, 7th रैंक देनी है और 8th रैंक देनी है, उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 7.5। इट मीन्स अब हम इसको भी 7.5 रैंक दे देंगे और इसको भी 7.5 रैंक दे देंगे। ठीक है, ये कितने टाइम्स हुआ है 2 टाइम्स हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे m की एक वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई। क्लियर हो गया आपको। अब पॉइंट आता है, अगर मान लो यहाँ पे एक 10 वैल्यू और होती तो हम क्या करते, मान लीजिए यहाँ पे ये एक 10 और होगी, तो हम क्या करते 7th 8th और उसको फिर अगली को 9th रैंक देते, तो फिर इसका एडिशन कर लेते हम, कितना हो जाता ये 9 और 1 10 और 24 हो जाता, 24/2, तो ये कितना हो जाता फिर 12। फिर हम इधर दे देते रैंक्स 12 12 एंड 12। ठीक है, और फिर m की वैल्यू क्या हो जाती है, क्योंकि ये 3 टाइम्स आ गया तो इधर m की वैल्यू हो जाती है हमारी 3। अब कंफ्यूजन आपका आई थिंक आपका खत्म हो गया होगा कि कौन सी वैल्यू को हमने m लेना है और कौन सी वैल्यू का रेपिटेशन करना है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, बट अब हमारा वही सेम पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट वन, अब इसमें देख लीजिए हाईएस्ट वैल्यू 18 है, इसको मैंने दे दिया रैंक 1। 18 के बाद 16 को 2 दे दीजिए, उसके बाद 15 को 3 दे दीजिए, 14 को 4th रैंक दे दीजिए, और फिर अब 12 है और फिर 12 है। अब इसको क्या 4 तो दे दी थी, तो अब कौन सी रैंक देंगे 5th रैंक प्लस 6th रैंक डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 11 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 5.5। आगे बात समझ। अब इसको हम दे देते हैं 5.5 और इसको भी दे देते हैं 5.5। अब हमने 5th और 6th रैंक दे दी थी, 6th के बाद अब 7th रैंक देनी है हमने। ठीक है, 7th रैंक किसको देंगे 11 को, और 8th रैंक दे देंगे 10 को। ठीक है, समझ आ गया अब आपको कि यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, अब बिल्कुल सिंपल है। और इधर बच्चे अब m कितना हुआ था 2 टाइम्स रिपीट हुआ था, तो इधर एक m की वैल्यू और आ गई हमारी 2। अब आप डी निकालते हैं, डी कैसे निकलेगा R1 माइनस R2, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, 7.5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3.5, 2 माइनस 8 माइनस का 6, 1 माइनस 5.5 माइनस का 4.5, 6 माइनस 7 माइनस का 1, 7.53 कितना हो जाएगा 4.5, 4 माइनस 1 3, और 3 माइनस 5.5 कितना हो जाएगा 2.5। अब ये था हमारा d, बट हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए d का स्क्वायर चाहिए, तो हम इधर फिर d का स्क्वायर कर ले, 3 3 जा 9, 3.5 को जब आप 3.5 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 12.25, 6 6 जा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 36, 4.5 को जब आप 4.5 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 20.25, माइनस 1 को 1, 4.5 को फिर 4.5 से करोगे तो सेम आएगी 20.25, 3 3 जा 9, और 2.5 को फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.25। समझ आ गया। अब डी स्क्वायर निकल गया। जब मैंने आपको बोला था जब ट्वाइस हो या मोर देन 1 हो तो फॉर्मूला आ जाता है 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर इनटू में प्लस
1/12। अब ये जो एम क्यू माइनस एम है ना, ये कितनी बार, जितने टाइम्स आपके रेपिटेशन हुई है, एक बार यहाँ 7.5 वाली रेपिटेशन हुई है और एक बार 3.5 वाली रेपिटेशन हुई है, नहीं सॉरी 5.5 वाली तो 2 टाइम्स रेपिटेशन हुई है, एक बार एक्स सीरीज में और एक बार वाई सीरीज में, तो हम उतना ही एम लिखेंगे। 2 टाइम हुआ है तो एक बार एम क्यूब माइनस एम, फिर एम क्यूब माइनस एम लिख लेंगे, ठीक है। प्लस में चाहे पूरी उसके नीचे 1/12 पूरा होल पे कर दो, चाहे सिर्फ एक पे लिख दो। अब सेम एम क्यूब माइनस एम, ठीक है, माइनस से पहले का करें इसमें 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू, वो बच्चे इसका टोटलिंग कर लेना आप, इसका टोटलिंग आ जाएगा 114 प्लस 1/12 एम क्यूब कितना हुआ था जी, एक बार 10 और एक बार 10, 2 टाइम्स हुआ था, तो हम 2 का क्यूब माइनस 2 करेंगे। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, प्लस में ये पूरे के अंदर मैंने 1/12 लिखा हुआ, फिर दोबारा से 2 का क्यूब माइनस 2 ही होगा, क्योंकि एक 2 का क्यूब कितना था 12 पे था और एक 12 2 टाइम्स हो गया था, इसलिए हम इधर 2 टाइम्स ही फिर करेंगे। तो वो 2 का क्यूब करोगे तो 8 माइनस 2 अपॉन में एन, एन कितना काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का क्यूब माइनस 8। अब बच्चे इसको सॉल्व करना है। 6 को जब हम 114 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 684 प्लस 1/12, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अपॉन में 8 का क्यूब माइनस 8, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 504, ये कट हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी -0.369। मैं आपसे ये होप कर सकती हूँ कि आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तो ये जो प्लस माइनस इक्वल डिवाइड है ये आप में परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर्स भी यूज होते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं समझा के सीधा आपका आंसर डाल रही हूँ, बाकी आप खुद करके देख लेना कैलकुलेशन। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये मैंने पूरे का पूरा अब आपको रैंक कॉरिलेशन स्पीयरमैन का समझा दिया है, अब आप इसकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इसमें परफेक्ट हो जाइए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मुझे मैसेज करके बताइए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या मुझे कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।